तो बस स्वागत करता हूँ सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इंटायर चैप्टर पढ़ने बैठेंगे तो इट विल टेक टाइम, और हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। चलिए, तो व्हाई दिस चैप्टर, थोड़ा सा फंडामेंटल नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर कोई मान लीजिए पूछ लेता है तो पता तो हो। तो 1947 के बाद, कब के बाद 1947 यानी आजादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस हमको फेस करने पड़े। ठीक है ना। उनमें से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रीजन उसका ये है कि भैया जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है ना, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में एक ये नियम होता है कि भैया अगर उन्होंने कोई पॉलिसी बना दी, कोई रूल बना दिया, तो उसको फॉलो करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे हम कोई भी नियम मानने से इनकार कर देते हैं। अब वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, और मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता, नहीं करते हैं। जो लोग कानपुर के होंगे वो गंगा के किनारे का हाल जानते होंगे। ठीक है ना। नियम है कि जितनी भी कंट्रीज हैं सब में एक रिफाइनरी, मतलब रिफाइनरी का मतलब है जो वाटर रिफाइन करने वाला है, प्योरिफिकेशन वाला प्लांट होना चाहिए, वो लगना चाहिए। बट नहीं लगा है। जिनका लगा है उनकी फैक्ट्रियां चल रही है, जिनका नहीं लगा था उनको टाटा बाय बाय हो चुका है, और जिनका भी बाकी होगा उनका भी हो जाएगा। तो 1947 के बाद क्या किया गया कि रिसोर्सेज को खूब यूटिलाइज किया गया, और करना भी जरूरी था क्योंकि देश के डेवलपमेंट का सवाल था। लेकिन ऐसा हुआ कि भैया आप इस्तेमाल तो कर रहे हो लेकिन उसकी चिंता नहीं कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो। और एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब बर्बादी का परिणाम भी भुगतना पड़ता है, कर्मा। आप लोग तो स्टेटस भी लगाते होंगे खूब फेसबुक पे, आजकल देखा होगा। तो 1947 के बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना भयानक हुआ, इतना भयंकर हुआ कि इस चैप्टर को इंक्लूड करने की जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है। और ये सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है, अब तो आगे चलकर ये साइंस स्ट्रीम में भी पढ़ाया जाता है कि आप अपने इन्वायरमेंट का इस तरीके से ध्यान रखें कि डेवलपमेंट भी साथ साथ हो, और आपके इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार से हार्म ना पहुंचे। ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कई बार शब्द बीच में आ रहा है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है क्या? तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, भैया ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना, ये आपके एमसीक्यू में देखने को मिल सकती है, तो साथ साथ इसको नोट करते चलिएगा। 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, जिसके मुताबिक environment includes all biotic and abiotic factors that influence each other। छोटी क्लास में साइंस में पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं दिल से कह सकता हूं, बहुत बुरा लग रहा है मुझको, ठीक है ना, कि आपने पढ़ाई नहीं की है। तो जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो सारे इन्वायरमेंट में हम इंक्लूड करते हैं, और कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में होता है, और एक दूसरे के प्रति भी इनका इन्फ्लुएंसिंग रेस्ट कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न यहां पर है, पहला तो हमने जान लिया कि इन्वायरमेंट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट कैसे एक इंपॉर्टेंट, एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में। अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन बदला जा सकता है, बदला इन द सेंस वर्डिंग्स बदली जा सकती है। पूछा कुछ और जाएगा, आंसर वही रहेगा। पूछा और जाएगा मतलब शब्द बदल दिए जाएंगे। ठीक है। तो पहला रोल जो है वो है, इट सप्लाइज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सत्य बात है। जितनी भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो हमको कहां से मिलते हैं? रिसोर्स कहां से मिलता है? वो सब नेचर से ही देता है, नेचर ही हमको देता है। ठीक है ना। दूसरा है, इट एसिमिलेट वेस्ट्स। एक नया शब्द कुछ लोगों के लिए पुराना होगा क्योंकि उन्होंने इसको सुना होगा, समझा होगा। एसिमिलेट्स का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में बात करूं तो समाहित करना। ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लेना एक तरह से। ठीक है ना। वेस्ट, इससे तो कानपुर वाले बहुत ज्यादा परिचित हैं, उनको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इट एसिमिलेट्स वेस्ट। नेचर में हम जो भी होता है, देखो अगर आपको याद हो कि आपके घर बगल का प्लॉट कभी खाली रहा होगा तो कूड़ा कहां जाता था? बगल वाले प्लॉट में जाता था। अभी ये आ गया ना कि गाड़ी वाला आया, घर से कूड़ा निकाल, कचरा निकाल, जो भी है। लेकिन इसके पहले क्या था? इसके पहले था प्लॉट खाली है, वहीं पे डाल। ठीक। दूसरा क्या है, इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट क्या करता है? जेनेटिक्स के थ्रू, ठीक है ना, क्या करता है? ये लाइफ को सस्टेन रखता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आपके घर में तुलसी लगी है, ठीक है ना, तो आपको दोबारा से तुलसी बोने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो क्या करते हैं, उसके जब बीज झड़ते हैं तो वहीं से वो निकलने लगता है। गेंदे का फूल लगाना है तो उसकी जो फूल होता है, ठीक है ना, उससे सूख जाता है तो उसके बीज के रूप में, सीड्स के रूप में काम करता है। लगाया, जंगल कोई लगाने तो गया नहीं था, ठीक है, लेकिन फ्लरिश हो रहा है। कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। जहां इंसान ने इंटरफेयर नहीं किया वहां पर लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। बिलीव मी, कोई पुराना घर पड़ा हो जिसको मतलब एक खंडहर टाइप का है, आप वहां पर जाके देखिए, वहां पर नेचर ना एकदम बहुत अच्छा ब्लॉसम कर रहा होगा। जहां इंसान रहने लगा वो खटारा हो जाती है। मतलब बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी बना लेते हैं लेकिन इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी कर देते हैं, ठीक है ना। इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कायदे से। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी एटसेट्रा। एक और नया शब्द, एस्थेटिक। एक्चुअली ये क्या है? ये फिलॉसफी की एक ब्रांच है जो नेचुरल ब्यूटी पर बात करती है, ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करती है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स मेंटल पीस एंड इनर पीस। अगर मैं अध्यात्म की बात करूं, हालांकि टॉपिक नहीं है, चैप्टर नहीं है, बट कई बार होता है ना जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में होता है या बहुत ज्यादा उसको टेंशन होती है, तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं गो एंड विजिट सम हिल स्टेशन, थोड़ा दिन जाइए, घूम फिर कर आइए। इससे होता क्या है? इससे होता है क्या है कि हमें रिवाइव करने का मौका मिलता है, हमें अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है, मेंटल पीस जनरेट होती है, इनर पीस मिलती है, ठीक है ना, नेचर के साथ में। कई बार आप खुद फील करके देखिएगा, आप बैठिएगा कहीं पर, एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहां पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा हो, वहां पर बैठिए, चिड़ियों की आवाज सुनिए मॉर्निंग टाइम पे, ठीक है ना। आपको मॉर्निंग ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील रिवाइव्ड, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो इट प्रोवाइड्स मेंटल पीस एंड इनर पीस। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। मैंने इसको इस तरह से लिखा है और इसको समझ लीजिए क्यों लिखा है। अगर ये क्वेश्चन आया तो 1 नंबर से 2 नंबर में आएगा और आपके पास इतनी वर्ड लिमिट नहीं कि आप उस पर इलैबोरेट करके, एक्सजरेट करके उसको आप समझा सके, ठीक है ना। तो बेटर यही होगा, टू द पॉइंट आंसर दीजिए और नंबर लीजिए। क्लियर है? आते हैं व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज, बहुत ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन is not more than the rate of regeneration of the resources। हिंदी में मतलब समझिए कि जितनी तेजी से आप उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उससे 0.5 भी एक्स्ट्रा आप उसको रीजनरेट कर रहे हैं, या आप नहीं, नेचर उसको रीजनरेट कर रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेचर की ये कैरिंग कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिसोर्स जितनी जल्दी जनरेट हो रहा है या रीजनरेट हो रहा है, अगर वो कम है, ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी डाउन मानी जाती है। अगर रेट ऑफ रीजनरेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एक्सट्रैक्शन रेट, देन इट विल कॉल एज कैरिंग कैपेसिटी। दूसरा पॉइंट क्या है? द वेस्ट जनरेशन इज विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसका शुद्ध हिंदी में मतलब ये है कि भैया अगर आप जो कूड़ा फेंक रहे हैं, ठीक है ना, ये जो आप वेस्ट निकाल रहे हैं, नेचर उसको एसिमिलेट करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में अगर सक्षम है, तो यस, कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है ना। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर गंगा नदी में आप 1-2 नालियां ड्रेन आउट कर देते हैं, दैट्स ओके। अगर आप लाइन से उसमें 10-20 नाले हर 2 किलोमीटर के अंदर आप उसको ड्रेन करते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे, तो क्या होगा? उसकी कैरिंग कैपेसिटी से वो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नदी में पानी कम, नाली का पानी ज्यादा बहना शुरू हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो यही होता है आज के टाइम में जो गंगा रिवर वाटर है वो क्या है, उसमें कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड उसमें हम वेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर चीजें समझ में आ जाएगी। एक नया शब्द आ गया, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। चलिए इस पर बात कर लेते हैं कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी।